तो पिछले क्लास में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी देखे थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सारा चीज समझे थे। तो आज का जो क्लास होगा वो चैप्टर 4 का होगा और चैप्टर का नेम क्या है? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो कुछ हिस्टोरिकल नॉलेज सबसे पहले इसके बारे में देख लीजिए, बुक में अंडरलाइन कर लीजिए और इसको नोट्स में लिख लीजिएगा। तो सबसे पहला जो बात है वो समझते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहला सेंटेंस है कि बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म हैव बीन नोन फॉर मोर देन 2000 ईयर्स। लगभग 2000 साल से भी पहले से लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जान रहा है, करंट के बारे में जान रहा है और मैग्नेटिक फिनोमेना के बारे में जान रहा है कि कोई मैग्नेट या कोई पत्थर ऐसा है जो किसी दूसरे चीजों को अपने तरफ खींचता है, मैग्नेटिक मटेरियल को। लेकिन लगभग आज से 200 साल पहले, आज से लगभग 200 साल पहले 1820 में, 1820 में, ठीक है, ये पता चला कि ये जो मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी है वो इंटीमेटली रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड ही है। वो समझ पा रहे हैं? मतलब मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच और मैग्नेटिज्म के बीच कुछ ना कुछ तो रिलेशन है और वो एक दूसरे से रिलेट करता है, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहा, सबसे बड़ा जो रोल निभाया, इंपॉर्टेंट रोल, वो साइंटिस्ट था हैंस क्रिश्चियन ऑयरस्टेड। हैंस क्रिश्चियन ऑयरस्टेड, ठीक है ना। इसने एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। जो क्या एक्सपेरिमेंट किया था वो चीजें यहाँ पे आपको सबसे पहले बता रहे हैं। देखिए इस चीज को देखिए, ठीक है। इस चीज को समझने के लिए आपको सबसे पहले एनसीईआरटी के इस लाइन को देखना होगा। यहाँ पे यहाँ पे क्या लिखता है एनसीईआरटी? लिखता है कि इस चैप्टर में हम लोग कुछ कन्वेंशंस देखेंगे, कुछ चीजें समझेंगे, जैसे द करंट और अ फील्ड, इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड जो भी हो, इमर्जिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर इज डिपिक्टेड बाय अ डॉट। अगर आप किसी पेपर में ऐसे डॉट बनाते हैं, समझ पा रहे हैं, ऐसे डॉट बनाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि यहां से या तो इलेक्ट्रिक करंट या तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर निकल रहा है। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत क्या? और अगर आप ऐसे क्रॉस बनाते हैं, जैसे यहां पे देखिए, अगर ये क्रॉस बनाते हैं, ठीक है, सर्कल के अंदर क्रॉस बनाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम ई से दिखाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम बी से दिखाएंगे, या फिर इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम आई से दिखाते हैं, ये तीनों चीजों को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और अगर ये डॉट लगा हुआ तो इसका मतलब है कि आउटवर्ड ऑन द पेपर, ऑन पेपर भी लिख सकते हैं, पेपर से बाहर की तरफ, और ये बताएगा इनवर्ड ऑन पेपर, मतलब पेपर से अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज आप समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अगर ये बात समझ पा रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक करंट को ये पेपर से बाहर की तरफ निकलते हुए दिखा रहा है या फिर ये अंदर की तरफ जाते हुए बता रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब ये पॉइंट्स आप क्या समझ रहे हैं कि यहां से इलेक्ट्रिक करंट बाहर की तरफ आ रहा है, यहां से इलेक्ट्रिक करंट, और ये जो चीज आप देख रहे हैं ये मैग्नेटिक कंपास है। क्या है? मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास क्या होता है? एक सर्कुलर एपरेटस है जिसमें मैग्नेटिक निडल लगा रहता है, और ये मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट करता है, घूम करके ये बताता है कि किधर नॉर्थ है, किधर साउथ है, या फिर अगर कोई मैग्नेट के नजदीक ले जाइएगा तो ये डिफ्लेक्ट करके बताएगा कि यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब यहाँ पे कोई करंट, यहाँ पे मान लो एक कंडक्टर रख दिया और उसमें करंट फ्लो हो रहा है बाहर की तरफ, समझ पा रहे हैं, तो क्या देखते हैं उसके चारों ओर मैग्नेट डिफ्लेक्ट करता है। हम यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में बताता है, जिससे ये पता चल रहा है कि इस करंट, जो कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन जा रहा है। ये बता रहा है कि यहाँ पे एक कंडक्टर है लेकिन करंट इसमें अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और इसके चारों ओर भी मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, ठीक है।
और ये बता रहा है कि यहाँ पे करंट जो है ऊपर की तरफ बाहर आ रहा है और इसके चारों तरफ आयरन फिलिंग्स यानी आयरन का छोटा छोटा टुकड़ा पाउडर के फॉर्म में इसके चारों तरफ छिड़क दिया गया और उसको नॉक करने से क्या देख रहा है कि वो एक सर्कुलर लूप के जैसा बनाने लगता है, मतलब एक सर्कुलर पैटर्न पे अरेंज हो जाता है। ऑयरस्टेड ने ये एक्सपेरिमेंट किया था और इसके बेसिस पे उसने कहा कि इलेक्ट्रिक जहां पे भी करंट फ्लो होता है उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। समझ पा रहे हैं? तो ये बात एनसीईआरटी इस पेज में फर्स्ट ही पेज में लिखा था, ठीक है। और वो सेंटेंस ये है कि ऑयरस्टेड कंक्लूडेड दैट, अंडरलाइन कीजिएगा, ऑयरस्टेड कंक्लूडेड दैट मूविंग चार्जेस और करंट्स प्रोड्यूस्ड अ मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस। समझ पा रहे हैं कि अगर, तो ऑयरस्टेड ने ये कंक्लूड किया, इस ऑयरस्टेड ने मिला करके अपने एक्सपेरिमेंट, सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये कंक्लूजन निकाल करके बताया कि कहीं पे भी अगर चार्ज मूव कर रहा है या करंट मूव हो रहा है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। क्लियर है? यहां तक समझ पा रहे हैं? ओके। फिर 1864 में ये बात कब बताया था ऑयरस्टेड ने? 1820 में बताया था। कब बताया था? 1820 में। 1864 में, ठीक है, जो भी उस समय लॉ डिफाइन किया गया था, जो भी फॉर्मूला वगैरह डिफाइन हुआ था इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, उसको यूनिफाई किया, मतलब वो दोनों को कंबाइन किया। क्योंकि जब ये पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से रिलेटेड चीज है, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड फार्मूला था और जो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड फार्मूला और नॉलेज था उसको यूनिफाई एक करके, ठीक है, ये काम एक करने का काम, यूनिफिकेशन करने का काम और नया फॉर्मूला देने का काम किसने किया? जेम्स मैक्सवेल ने किया। किसने किया? और जेम्स मैक्सवेल ने ये रियलाइज्ड भी किया कि जो लाइट है, जो लाइट है, सनलाइट है या व्हाइट लाइट है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। समझ पा रहे हैं? तो पहली बार 1864 में लोगों के सामने ये बात आया कि जो लाइट है ना वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्लियर है? यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रेडियो वेव, जिस रेडियो वेव के थ्रू हम लोग रेडियो को बजाते हैं या फिर वायरलेस कनेक्शन होता है, समझ पा रहे हैं, या फिर फोन या फिर एफएम एएम, जो ये सब चीजें हम लोग आज का यूज करते हैं, उसका डिस्कवर किसने किया था? हर्ट्ज ने। रेडियो वेव को किसने डिस्कवर किया था? हर्ट्ज ने। ये सब ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है। और रेडियो वेव को प्रोड्यूस किसने किया था, मतलब उसको इलेक्ट्रिकल सर्किट से उस वेव को बनाया किसने? समझ पा रहे हैं? तो उसको बनाया था जेसी बॉस और जी मार्कोनी ने। ये दो साइंटिस्ट, ये तो इंडियन साइंटिस्ट हैं, सर जेसी बॉस, ठीक है, और जी मार्कोनी ने मिलकर के, ठीक है। कब? 19th सेंचुरी में। और 20th सेंचुरी में, मतलब 1900 के बाद बहुत ज्यादा रिवॉल्यूशन आया, खास करके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कॉन्सेप्ट में। और यहाँ पे तरह तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के थ्रू जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोडक्शन करने का डिवाइस बनाया गया। एम्प्लीफिकेशन, एम्पलीफायर, यानी जो उसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट होने में मदद करे, वो सब तैयार किया गया। ट्रांसमिशन, एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए डिवाइस तैयार हुआ। डिटेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिटेक्ट करने वाला डिवाइस तैयार हुआ। समझ पा रहे हैं? और इस तरह का हर तरह की चीजों को लगभग इन्वेंट किया गया और इसी के कारण आज हम लोग फोन यूज कर पा रहे हैं, टेलीफोनिक सिस्टम, ये जो टीवी सिस्टम है, माइक्रो जो सैटेलाइट वगैरह का जो सिस्टम है, जो सैटेलाइट कनेक्ट होता है, समझ पा रहे हैं, सैटेलाइट कनेक्शन जो भी है, ये सारा चीज पॉसिबल हो पाया। तो यहां तक समझ पाए? इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो क्लियरली समझ में आ रहा है? तो यहां तक समझ पा रहे हैं? यहां तक में से कोई डाउट नहीं है? अंडरलाइन कर लिए जो जो इंपॉर्टेंट चीज बताए हैं। ओके, अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। किसके बारे में? मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। तो मैग्नेटिक फोर्स टॉपिक है एनसीईआरटी में, मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पे सोर्सेस एंड फील्ड्स की बात पहले किया गया है, ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे दिखाते हैं? जल्दी से बताइए। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से दिखाते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को बी से दिखाएंगे। क्लियर है यहां तक? अब ध्यान दीजिए,
किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे हम कोई चार्ज Q को रखते हैं तो इस पे फोर्स लगता है, और वो फोर्स कितना होता है, F इक्वल टू QE। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ चार्ज को रखने से उस पे फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम सिर्फ चार्ज को रखते हैं तो उस पे फोर्स लगता है, ठीक है। लेकिन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर मान लो कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो हम इसमें कोई चार्ज को रखेंगे तो उस पे फोर्स नहीं लगेगा, कोई चार्ज को रखेंगे तो उस पे फोर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कोई चार्ज को रखते हैं तो उस पे फोर्स नहीं लगता है। कोई चार्ज को अगर हम मूव कराते हैं, अगर ये चार्ज मूव करेगा तब इस पे फोर्स लगेगा, और सबसे ज्यादा फोर्स तब लगेगा जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज परपेंडिकुलरली मूव करेगा, 90 डिग्री एंगल बना करके अगर मूव करेगा तो सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये तो चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताता ही क्या है कि एक कूलम चार्ज पे लगने वाला फोर्स जो होता है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। यहां तक समझ पा रहे हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज को मूव कराते हैं तो कितना फोर्स लगेगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में इसके बारे में यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। आप आ जाइए इस पेज में और देखिए। तो यहां पे मान लीजिए कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें हम एक चार्ज है जिसको हम नीचे की तरफ मूव करा रहे हैं, डाउनवर्ड, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और इसका वेलोसिटी क्या है, v है। वेलोसिटी क्या है, v है, ठीक है। तो और मैग्नेटिक फील्ड के बीच इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। तो इस पे जो फोर्स लगेगा F, ठीक है। तो जो फोर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होगा Q V क्रॉस B। यानी क्योंकि यहां पे जो चार्ज का जो वेलोसिटी है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, और जो फोर्स लगेगा वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे जो फोर्स निकलेगा वो V क्रॉस B कराने से निकलेगा, ठीक है। अब वेक्टर लॉ अगर आपको याद होना चाहिए, वेक्टर लॉ क्या है, मान लो ये वेक्टर है A और ये वेक्टर है B, और दोनों के बीच का एंगल है थीटा, और अगर आप A क्रॉस B करते हैं, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, तो जो वेक्टर मिलता है वो A और B दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। और इसको निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड का जो स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं कि अगर A से B के तरफ हमारा राइट हैंड का उंगली मुड़ रहा है तो ये जो अंगूठा है उस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। समझ पा रहे हैं। तो अगर मान लो कि चार्ज जो है वो v वेलोसिटी से, q चार्ज जो है वो v वेलोसिटी से नीचे की तरफ मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो अगर हम v क्रॉस b करेंगे तो देखिए मैग्नेटिक वेलोसिटी किधर है, डाउनवर्ड है, और b इधर है, तो ऐसे ना घूमेगा दाहिना हाथ, अगर इधर घूमेगा तो थंब किधर बता रहा है, आउटवर्ड, यानी फोर्स जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। समझ पा रहे हैं। और वो फोर्स होगा कितना, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट को तोड़ते हैं, यानी a क्रॉस b किसके बराबर होता है, ए बी साइन थीटा के बराबर, मैग्नीट्यूड तो ए बी साइन थीटा होता है, और ये जो वेक्टर जिस डायरेक्शन में मिल रहा है उसके लिए यहाँ पे एन कैप लिखते हैं। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें कि कितना फोर्स लगेगा, डायरेक्शन की बात ना करें, तब ये किसके बराबर हो जाएगा, क्यू भी बी साइन थीटा। बट यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, जल्दी से बताइए, 1 होता है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q भी B। तो मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, Q V क्रॉस B, या फिर F इक्वल टू Q भी B। पानी पी लो। तो समझ पा रहे हैं यहां तक, या कंफ्यूजन है? आप लोगों को जो पढ़ना है और जो समझना है वो है एक्चुअली में लॉरेंज फोर्स। क्या है, लॉरेंज फोर्स।
ठीक है। तो लॉरेंस फोर्स है क्या, लॉरेंस फोर्स के बारे में समझेंगे। लॉरेंस फोर्स जो है, लॉरेंस फोर्स बेसिकली ये बताता है कि अगर कोई चार्ज को हम ऐसा जगह मूव कराएं, कोई एक चार्ज है Q, उसको हम एक ऐसे जगह पे मूव कराएं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट हो और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट हो। क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, मैग्नेटिक फील्ड भी हो। और अगर इस चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जहां पे दोनों प्रेजेंट हो, वहां पे अगर हम इसको रखें तो इस पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी फोर्स लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी फोर्स लगेगा। आ रहा समझ में। और जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो किसके बराबर होगा, Q इंटू ई के बराबर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगता है F इक्वल टू वो QE के बराबर होता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगेगा वो तो जस्ट अभी देख चुके हैं, वो होता है Q V क्रॉस B के इक्वल। अगर हम Q को कॉमन ले लें तब क्या मिल जाएगा, E प्लस V क्रॉस B। और ये जो फॉर्मूला होगा, इससे हम कोई चार्ज अगर ऐसे जगह मूव कर रहा है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तो उस पे नेट फोर्स कितना लगेगा वो हम इस फोर्स से, इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। और इसी फॉर्मूला को, ये हो जाएगा फॉर्मूला ऑफ लॉरेंस फोर्स। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा। आ रहा समझ में यहां तक। अब ये फोर्स कौन कौन से चीजों से अफेक्ट करेगा, तो सबसे पहला देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो लगने वाला फोर्स है वो तो वेलोसिटी पे अफेक्ट नहीं करेगा, समझ पा रहे हैं। और वेक्टर प्रोडक्ट तो आप लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। तो अगर कोई, मान लीजिए कोई दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है, क्योंकि मिलता है ए बी साइन 0 डिग्री। अगर ए क्रॉस बी करेंगे तो हो जाएगा ए बी साइन, और दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए 0 मिल जाएगा। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के ऑपोजिट है, तब ए क्रॉस बी क्या मिलेगा, तब मिलेगा ए क्रॉस बी ए बी साइन 180 डिग्री, और साइन 180 का वैल्यू 0 होता है। तो इस कंडीशन में भी आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 होगा। ठीक है। तो यहां पे अब चलिए सबसे पहले समझते हैं कि जो लॉरेंस फोर्स है वो किस किस बातों पे अफेक्ट करेगा। तो सबसे पहला देखिए, इट डिपेंड्स ऑन क्यू, चार्ज पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पे डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर देना चाहते हैं, वो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे जो V और B जो है वो बोल्ड में लिखा हुआ है। बोल्ड में लिखा हुआ जो भी चीज एनसीईआरटी में बोल्ड में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो वेक्टर है। क्या है, वो वेक्टर है। जब हम लोग कॉपी में लिखते हैं इसी चीजों को, तो हम लोग इसके ऊपर क्या करते हैं, जैसे B लिखते हैं तो इसके ऊपर एरो लगा देते हैं वेक्टर दिखाने के लिए। बुक में जो चीजें ये लिखा रहता है तो इसमें एरो नहीं लगाया जाता है बुक में, वो बोल्ड कर दिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो लॉरेंस फोर्स है वो कौन कौन से बातों पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। क्लियर है यहां तक। ओके। दूसरा जो है, जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो Q इंटू V क्रॉस B से मिल रहा है, समझ पा रहे हैं। और जो V क्रॉस B है वो एंगल पे भी डिपेंड करेगा। अगर मान लो V और B सेम डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर कोई चार्ज जो है Q V वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स क्या हो जाएगा, 0। अगर कोई चार्ज Q V वेलोसिटी से उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब भी फोर्स क्या लगेगा, 0 लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। समझ पा रहे हैं यहां तक। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है।
चलिए उसी चीज को लिखा है कि जो फोर्स होगा वो वैनिश हो जाएगा, जीरो हो जाएगा जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल। यानी V और B अगर सेम डायरेक्शन में हो गया तब भी मैग्नेटिक फोर्स जो लगने वाला फोर्स है वो जीरो हो जाएगा, और अगर V और B एक दूसरे के ऑपोजिट हो गया तब भी फोर्स जो लगेगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम फोर्स होगा वो कब लगेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री रहेगा, तब वहां साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, और जो फोर्स लगेगा वो F इक्वल टू क्यू वी बी होगा, और ये उस कंडीशन में मैक्सिमम फोर्स निकलेगा। समझ पा रहे हैं यहां तक। और तीसरा कंडीशन ये दिया है कि मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा अगर V का वैल्यू जीरो हो, यानी आप मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ चार्ज को रख दीजिए, मूव नहीं कराइए, तो मैग्नेट के कारण चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो ये तीन ऐसा कंडीशन है जहां पे ये फोर्स अफेक्ट होता है, किस किस चीजों पे, वेलोसिटी पे, मैग्नेटिक फील्ड पे और चार्ज पे, और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे भी ये अफेक्ट होता है। समझ पा रहे हैं यहां तक। आप लोग इसको अच्छे से पहले समझिए, ठीक है, हम इसका नोट्स दे देंगे, ठीक है ना, जहां पे ये बहुत अच्छे से लिखा हुआ रहेगा, और ये नोट्स आपको टेलीग्राम में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम में, इसी चैनल का टेलीग्राम भी है, ठीक है, आप भाभा के नाम से आप उसको लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां पे जाकर के इसका नोट्स को आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां तक समझ पा रहे हैं। चलिए अब बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला। यहाँ साफ लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला। और किसके नाम पे दिया गया है ये यूनिट, निकोला टेस्ला के नाम पे। ठीक है, टेस्ला जो है वो एक लार्ज यूनिट, मतलब टेस्ला, 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। समझ पा रहे हैं। तो जो जनरली डेली लाइफ में यूज करते हैं हम लोग, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला के बराबर नहीं होता है। तो एक छोटा यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का, वो है गॉस। क्या है, गॉस। तो 1 गॉस जो होगा वो 10 टू द पावर -4 टेस्ला के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 10 टू द पावर -4 टेस्ला के बराबर। ठीक है, हमारा जो अर्थ जो है मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 3.6 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला, सॉरी 10 टू द पावर -5 टेस्ला के रेंज में आपको मिलेगा। क्योंकि पूरे अर्थ पे, ये अगर अर्थ है तो हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड इक्वल नहीं है, अलग अलग जगह पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होता है, लेकिन जितना भी हो उसका ऑर्डर जो है वो 10 टू द पावर -5 ही रहेगा। जैसे यहाँ पे 3.6 है, 2.6 हो जाए, 1 हो जाए, 3.2 हो जाए, 5 हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन 10 टू द पावर -5 उसमें लगा हुआ रहेगा। तो चलिए समझते हैं ये टेस्ला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे डिराइव होता है, और डायमेंशनल फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का कैसे निकलता है। तो सबसे पहले देखिए यूनिट ऑफ बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट। तो एस एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। कोई चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स है, कोई चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा वो इसी फॉर्मूला से निकलता है, एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा से। समझ पा रहे हैं यहां तक, या कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। तो चलिए अब बताइए यहाँ पे फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड का तो यूनिट निकालना है, और साइन थीटा यूनिट लेस होता है, कोई यूनिट नहीं होता है। अगर ये सारे चीजों को हम इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, न्यूटन, कूलम, मीटर पर सेकेंड इक्वल टू बी, यानी बी इक्वल टू न्यूटन पर कूलम पर मीटर सेकेंड, या फिर न्यूटन सेकेंड पर मीटर पर कूलम, ऐसे लिख सकते हैं। और इसी को बोलते हैं टेस्ला। क्या बोलते हैं, टेस्ला बोलते हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे
तो टेस्ला जो एनसीईआरटी लिखता है, टेस्ला किसको बोलेंगे? न्यूटन सेकेंड, यानी न्यूटन और सेकेंड ऊपर में रहेगा, कूलम और मीटर डिवाइड में रहेगा। अगर आप इसको लिखें तो ऐसे ही तो लिख सकते हैं, न्यूटन सेकेंड बाय मीटर कूलम। समझ पा रहे हैं? यही ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो ये टेस्ला जो है, 1 टेस्ला जो हम बोलते हैं, टेस्ला जो है ये तो एक नाम है, इसको एज ए यूनिट हम यहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये न्यूटन सेकेंड पर मीटर पर कूलम है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि जब हम किसी पर्सन का नाम को एज ए यूनिट यूज करते हैं तो उसको हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं, स्मॉल टी से लिखेंगे, लेकिन दिखाना रहेगा तो कैपिटल टी से दिखाएंगे। जैसे न्यूटन को अगर हम लोग दिखाते हैं एज ए यूनिट फोर्स का तो न्यूटन ऐसे लिखते हैं स्मॉल से, लेकिन नाम जब लिखना रहता है तो कैपिटल से लिखते हैं। समझ पा रहे हैं? लेकिन जब एज ए सिंबल यूज करते हैं तो फिर कैपिटल लेटर यूज करते हैं। यही चीज है टेस्ला के साथ। देखिए एनसीईआरटी में टेस्ला जो लिखा हुआ है वो टेस्ला किससे स्टार्ट है? स्मॉल टी से। जो सिंबल है वो क्या है? कैपिटल टी है। क्लियर है यहां तक? अब ध्यान दीजिए, इसका जो एक अनदर यूनिट है जो एसआई यूनिट तो नहीं है, वो क्या है? गॉस, GAUSS, ठीक है। तो 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला, 10⁻⁻4 टेस्ला। तो ये चीज आपको न्यूमेरिकल बनाने में मिल सकता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है? टेस्ला। वो कैसे आता है ये आप समझ चुके हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? लिख लिए हैं? यहां तक नोट कर लिए हैं? तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो हम लोग अभी देख चुके हैं कि जो मैग्नेट अभी हम लोग देख चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? टेस्ला होता है, जो किसके बराबर है? न्यूटन सेकेंड कूलम, न्यूटन सेकेंड बाय कूलम मीटर के बराबर, ठीक है। तो अगर आप इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो न्यूटन का क्या हो जाएगा? ये तो फोर्स है तो mL/-2 ये हो जाएगा। सेकेंड क्या है? टाइम है तो उसका t होगा। कूलम क्या है? चार्ज है तो उसका डायमेंशनल फार्मूला AT होता है। और मीटर क्या है? लेंथ है तो इसका डायमेंशनल फार्मूला L होगा, ठीक है। तो B इक्वल टू क्या डायमेंशनल फार्मूला मिल जाएगा? देखिए m, ये L और ये L तो कट जाएगा तो L का पावर 0 हो जाएगा। T का पावर क्या है? यहाँ पे -2 है, ये T और T कट जाएगा ना, तो फिर क्या मिल जाएगा? T का पावर -2 और A अगर ऊपर जाएगा तो A का पावर -1, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला होगा वो होगा mL0 T का पावर -2 A का पावर -1। समझ पा रहे हैं? अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का फिजिक्स में और उसका डायमेंशनल फार्मूला और उसका यूनिट और या फिर उससे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें अगर जानना है तो आप चैप्टर के लास्ट में जा करके वो सारा चीज आप देख सकते हैं, वो सारा चीज दिया रहता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये कहां पे इसके बारे में दिया हुआ है। देखिए यहां पे दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड को किससे दिखाएंगे? बी से दिखाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला तो m, L नहीं है तो L यहां नहीं लिखा है, L का पावर 0 आ रहा है, T का पावर -2 A का पावर -1। सिंबल इसका यूनिट जो है वो टेस्ला है और सिंबल उसका T है। और बेसिकली वो है क्या? न्यूटन सेकेंड बाय कूलम मीटर से निकलता है। क्लियर है यहां तक? समझ पा रहे हैं? ओके चलिए अब यहां पे एक टेबल में कुछ ऑब्जेक्ट का मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया है, ठीक है, और वो किस ऑर्डर में होता है इसके बारे में बताया है। तो अगर किसी न्यूट्रॉन स्टार के सरफेस पे, यानी कोई स्टार जो न्यूट्रॉन से बना है सिर्फ, और उसके सरफेस पे अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जाकर के चेक करें या फिर वहां का मैग्नेटिक फील्ड कितना है ये पता लगाएं तो 10⁸ टेस्ला के आसपास मिलेगा। 10⁵ कितना होता है? 1 लाख। और ये 10⁸ है,
यानी 1,00,000 इंटू 10,000 इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आपको वहां पे मिलेगा। एक टिपिकल लार्ज फील्ड इन अ लेबोरेटरी, कोई लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल के लिए हम लोग अगर मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं तो वो आसपास 1 टेस्ला के आसपास बनाते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एक छोटा सा बार मैग्नेट है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो 10⁻⁻² टेस्ला के रेंज में होगा। अगर अर्थ सरफेस का मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो वो 10⁻⁵ टेस्ला के ऑर्डर में मिलेगा। हम लोगों का जो ह्यूमन नर्व फाइबर है, जो हम लोगों का नर्व फाइबर है, जिस न्यूरॉन से जो बना है और जिसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जाता है, जिसके थ्रू हमारे बॉडी कोऑर्डिनेट कर पाता है ऑर्गन के साथ, वहां पे 10⁻⁻10 टेस्ला के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और इंटरस्टेलर स्पेस, ठीक है, अगर हम लोग स्पेस की बात करें तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है हम लोगों को वो 10⁻12 के आसपास मिलता है। समझ पा रहे हैं? तो एनसीईआरटी को सामने खोल के रखिए, उसको समझिए, ठीक है ना, और जो जो चीज बता रहे हैं उस पर नोटिस कीजिए, ध्यान दीजिए, ठीक है, ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। और ये चीजें जब आपके माइंड में रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन बना पाइएगा। चलिए अब देखेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ध्यान दीजिए, अगर कोई कंडक्टर है, सबसे पहले इसके बारे में ये समझिए कि अगर कोई कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो होता है? कोई कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो होता है? क्योंकि उस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है। क्या मूव करता है? अब फ्री इलेक्ट्रॉन जो है उसमें भी तो चार्ज है, फ्री इलेक्ट्रॉन में भी क्या है? चार्ज है। तो अगर चार्ज मूव करेगा, चार्ज क्या करेगा? मूव करेगा। तो अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है और उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उस पर तो फोर्स लगने लगेगा। समझ पा रहे हैं? तो अगर हम लोग कोई कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और कंडक्टर में करंट फ्लो कराएंगे तो कंडक्टर में चार्ज मूव होगा, चार्ज मूव होगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो फिर उसके कारण क्या होगा? फोर्स लगेगा उस पर। चलिए, तो उसी चीज को समझना है, टॉपिक लिखना है। टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर में कितना, मान लो कि ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और यहां पे हम एक कंडक्टर रख देते हैं, कंडक्टर, ये है मान लो कंडक्टर, ठीक है। और इसमें करंट फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है? आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो आप बताइए कि अगर इसमें आई करंट फ्लो होगा तो करंट क्यों फ्लो होगा? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसको अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और इलेक्ट्रॉन में चार्ज है, और मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मूव करने से उसके ऊपर फोर्स लगता है। और जब इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है इस कंडक्टर में उसके ऊपर फोर्स लगेगा तो उसके कारण ये कंडक्टर पे फोर्स लगेगा। समझ पा रहे हैं? अब ये कंडक्टर में करंट कितना है? आई है। और इसका लेंथ कितना है जो मैग्नेटिक फील्ड में? एल है। और एंगल कितना बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच? थीटा बन रहा है। कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है। तो जो इस पे लगने वाला फोर्स है उसका फॉर्मूला होगा F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी। क्योंकि ये करंट जो है, जो किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, कोई चार्ज मूव करता है, तो वो चार्ज जितना मूव कर रहा है 1 सेकंड में उसी से तो करंट निकलता है। तो अभी हम लोग जब चार्ज मूव करता है तो फोर्स क्या पढ़े थे? F इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी, यही पढ़े थे ना। और अगर कोई कंडक्टर में अगर आई करंट फ्लो हो रहा है और उसका लेंथ एल है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, या फिर F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। जो क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसके साथ क्या आएगा? साइन थीटा आएगा। और जो इसका डायरेक्शन होगा उसको हम लोग एन कैप से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? अगर यहां की सिचुएशन देखें तो इस रॉड में करंट किधर जा रहा है? अपवर्ड, ऊपर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। तो हम लोग जो इसमें निकालेंगे फोर्स, तो हम लोग आई एल क्रॉस बी है। पहले कौन आया? आई एल। तो आई एल से बी के तरफ अपने उंगली को, दाहिना हाथ की उंगली को घुमाओ, और अगर हम लोग अपने दाहिना हाथ की उंगली को आई एल से बी के तरफ घुमाएंगे तो ये थंब किधर जाएगा?
ये जो थंब है वो इनवर्ड जाएगा, अंदर की तरफ, यानी इस बोर्ड में अंदर की तरफ इस पे फोर्स लगेगा। और कितना फोर्स लगेगा, आई एल बी साइन थीटा से निकल जाएगा। एन कैप जो डायरेक्शन बता रहा है वो क्या होगा, इनवर्ड होगा। समझ पा रहे हैं? और किसी सरफेस पे, किसी पेपर पे अंदर की तरफ जो डायरेक्शन होता है उसको दिखाने के लिए भी जस्ट पढ़े क्रॉस लगा करके दिखाते हैं। समझ पा रहे हैं यहां तक? तो ये हो गया कि कोई चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो कितना फोर्स लगेगा, किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो कितना फोर्स लगेगा, उसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब क्या है कि मोशन ऑफ अ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज को मूव कराते हैं तो क्या होता है, पहले ये समझिए। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ये डायग्राम पहले अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे ये जो क्रॉस क्रॉस करके दिखाया गया है इससे आप क्या समझ रहे हैं। सबसे पहले ये जो क्रॉस क्रॉस करके जो सिंबल है उससे क्या समझ रहे हैं, यहाँ ऊपर में लिखा है बी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड। क्या, मैग्नेटिक फील्ड। और क्रॉस किया हुआ है मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर के तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है, अंदर के तरफ, यानी इस पेज में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अंदर के तरफ जा रहा है। क्लियर है यहां तक? ओके, अब यहां पे एक चार्ज है क्यू जो ऊपर के डायरेक्शन में भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है, अंदर के तरफ। और चार्ज किधर मूव कर रहा है, अपवर्ड। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट के रूल से निकालेंगे, तो भी क्रॉस बी करना होगा। भी क्रॉस बी अभी जस्ट देख चुके हैं ना फॉर्मूला। क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला था एफ इक्वल टू, फॉर्मूला था एफ इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी। तो अगर हम लोग इस पे लगने वाला, इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड है, अंदर की तरफ है। समझ पा रहे हैं? और ये चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम लोग v को b के तरफ, अगर v को b से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो v को b से अगर हम लोग अपने दाहिना हाथ को b से b के तरफ अगर घुमाए तो ये थंब किधर आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इधर होगा। समझ पा रहे हैं? अब क्या है कि चार्ज का मोशन है इस डायरेक्शन में और फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो क्या ये ऐसे सीधा जा पाएगा? मान लो आपको एक इस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे थे, कोई आपको इस डायरेक्शन में ढकेल रहा है, तो आप इधर ना मूव कर जाइएगा। और जब आप यहां पहुंचेंगे, समझ पा रहे हैं, तो आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर के तरफ है, तो फिर दाहिना हाथ को घुमाएंगे हम लोग तो थंब ये नीचे की तरफ अब बताने लगेगा ना, तो अब जो फोर्स लगेगा वो इधर लगने लगेगा। फिर यहां जब पहुंचेगा चार्ज तो फोर्स इधर लगने लगेगा। तो ये फोर्स का जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज ये देख पा रहे हैं कि हमेशा एक सेंटर की तरफ लग रहा है। और जब कोई फोर्स हमेशा एक सेंटर की तरफ लगेगा तो ये जो चार्ज है वो एक सर्कुलर पाथ पे रोटेट करना शुरू कर देगा। कोई दिक्कत क्या? अब कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग सर्कुलर पाथ पे मूव करा रहे हैं, सर्कुलर पाथ पे मूव करा रहे हैं, तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। क्या लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स, विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे नहीं मूव कर सकता है। समझ पा रहे हैं? तो जो मैग्नेटिक फोर्स है, जो मैग्नेटिक फोर्स है चार्ज पे, वो F इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी, यानी क्यू भी बी साइन थीटा से निकल जाएगा। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका फॉर्मूला होता है m v स्क्वायर बाय r, जहां पे m ऑब्जेक्ट के मास को बताता है, v ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को बताता है, और r जो है वो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ बताता है। समझ पा रहे हैं यहां तक? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ बताता है। तो यहां पे ये जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ पे क्यों घूम रहा है? क्योंकि इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, और वही मैग्नेटिक फोर्स इसका सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसा बिहेव कर रहा है। समझ पा रहे हैं?
वही मैग्नेटिक फोर्स इसका सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, यानी सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स का काम कर रहा है, और जिसके कारण ये एक सर्कुलर पाथ पे घूम पा रहा है। समझ पा रहे हैं यहां तक? तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा वो किसके बराबर होगा? mv² बाय r। लेकिन ये फोर्स लग किसके कारण रहा? मैग्नेटिक फोर्स है जो इस फोर्स का काम कर रहा है। अब मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? q v b साइन थीटा नहीं, क्योंकि साइन 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स जो है v और b के बीच जो एंगल है थीटा वो 90 डिग्री है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ गया है और ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो यानी mv² बाय r जो होगा वो q v b के बराबर होगा। अगर हम एक b को कट कर दें यहां से, तो mv बाय r जो होगा वो q b के बराबर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं यहां तक? और अगर आपको रेडियस निकालना है, क्या निकालना है? कि जो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है उसका रेडियस कितना होगा, तो एम भी बाय क्यू बी करने से आर निकल जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो रेडियस निकालने का जो फॉर्मूला हो जाएगा, रेडियस निकालने का जो फॉर्मूला होगा इसका, वो क्या हो जाएगा? रेडियस निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो एम भी बाय क्यू बी हो जाएगा। एम भी बाय क्यू बी हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे आपका मेंशन कर चुका है बुक में। ठीक है, तो रेडियस निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो किसके इक्वल होगा? एम बी बाय क्यू बी होगा। ठीक है, अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो उसका रेडियस, उसका लीनियर वेलोसिटी और उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के बीच एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन ये होता है कि v इक्वल टू ओमेगा आर, v इक्वल टू ओमेगा आर। तो अगर हम v इक्वल टू ओमेगा आर को पुट करते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? m v के जगह पे ओमेगा आर बाय क्यू बी इक्वल टू आर। आर आर वन टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा क्यू बी बाय एम, क्यू बी बाय एम हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो ये चीज देखेंगे कि जो एंगुलर वेलोसिटी है, क्या है? जो एंगुलर वेलोसिटी है वो चार्ज पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, और चार्ज का जो मास है उस पे डिपेंड करता है। चार्ज के वेलोसिटी पे एंगुलर वेलोसिटी नहीं डिपेंड करता है। समझ पा रहे हैं? चार्ज के वेलोसिटी पे एंगुलर वेलोसिटी नहीं डिपेंड करता है। इसका मीनिंग क्या है वो हम लोग समझते हैं कि आखिर इसका मीनिंग है क्या। ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग कि ओमेगा जो है वो चार्ज ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, लेकिन मास पे डिपेंड करता है, लेकिन वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, और इसको और अच्छे से डिटेल में अभी समझेंगे। इसको तो नोट कर लिए यहां तक? तो चलिए इसको अब समझते हैं। मान लो कि कोई चार्ज है Q, जिसको आप v1 वेलोसिटी से फेंकें। मैग्नेटिक फील्ड में किस वेलोसिटी से उसको मूव कराएं? v1 वेलोसिटी से। अब मान लो कि वो इस सर्कुलर पाथ पे घूमने लगा। ठीक है, अब आप और ज्यादा वेलोसिटी बढ़ा दिए उसका, तो जब वेलोसिटी बढ़ा देंगे तो उसका रेडियस बड़ा हो जाएगा। रेडियस क्या हो जाएगा? क्योंकि रेडियस का जो फॉर्मूला है r इक्वल टू एम बी बाय क्यू बी है, एम बी बाय क्यू बी है। अगर वेलोसिटी बढ़ाओगे तो रेडियस बढ़ेगा। समझ पा रहे हैं? और ज्यादा स्पीड से अगर फेंकोगे तो ये और ज्यादा बड़ा रेडियस वाला सर्कुलर पाथ पे मूव करने लगेगा। लेकिन जो एक रोटेशन करने का जो टाइम है, मतलब एक रोटेशन करने में जो टाइम इसमें लेता था वही एक रोटेशन करने में टाइम इसमें भी लगेगा, और वही एक रोटेशन लगाने में टाइम इसमें भी लगेगा। जो टाइम पीरियड है ना वो बराबर होगा। टाइम पीरियड क्यों बराबर होगा? क्योंकि ओमेगा बराबर है एंगुलर स्पीड, यानी एक सेकंड में जितना एंगल घूमता है वो ये तीनों कंडीशन में इक्वल है, इसीलिए 360 डिग्री एंगल इक्वल टाइम में घूम रहा है। समझ पा रहे हैं? तो वेलोसिटी बढ़ाने से रेडियस चेंज कर जाएगा, लेकिन एंगुलर स्पीड चेंज
लीनियर वेलोसिटी बढ़ाने से रेडियस चेंज कर जाएगा, रेडियस इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन ओमेगा में कोई चेंजेस नहीं होगा। और ओमेगा का जो फॉर्मूला आया है वो क्या आया है, अगर आप देखेंगे तो ओमेगा इक्वल टू क्यू बी बाय एम। अगर ओमेगा से आपको टाइम पीरियड निकालना है तो कैसे निकालिएगा, ओमेगा इक्वल टू होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय टी होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है और अगर एक रोटेशन पूरा कंप्लीट किया, एक रोटेशन पूरा कंप्लीट किया तो कितना एंगल घूम जाएगा, सेंटर पे 2 पाई एंगल, और टाइम कितना लेगा, कैपिटल टी। तो टाइम पीरियड बोलते हैं उसको, कैपिटल टी से दिखाते हैं। एक रोटेशन में जो टाइम लेता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं और उसको कैपिटल टी से दिखाते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, थीटा बाय टी। तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाय टी। तो उसी चीज को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय टी इक्वल टू क्यू बी बाय एम। समझ पा रहे हैं यहां तक? तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें तो t बाय 2 पाई तो m बाय क्यू बी हो जाएगा, और टाइम पीरियड निकालना रहेगा तो t इक्वल टू 2 पाई m बाय क्यू बी। तो इस फॉर्मूला से हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है उसका टाइम पीरियड क्या होगा। समझ पा रहे हैं यहां तक? और इससे हम लोग फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल करने से फ्रीक्वेंसी मिल जाता है, और फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई क्यू बी बाय एम। इससे हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं कि एक सेकेंड में जो वो चार्ज जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड में भेजे हैं, जो चार्ज जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा रहे हैं, उसका एक सेकेंड में वो कितने टाइम रोटेट करेगा। अगर ये हम लोगों को निकालना है, जो भी यहाँ बता रहे थे कि एक सेकेंड में वो कितना रोटेशन कर पा रहा है, फ्रीक्वेंसी कितना है, तो किस फॉर्मूला से निकल जाएगा, इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। और टाइम पीरियड निकालना है तो इससे निकल जाएगा। समझ पा रहे हैं यहाँ तक, या कोई कंफ्यूजन है? तो यहाँ पे वेलोसिटी से रिलेटेड, यानी वेलोसिटी से एंगुलर एंगुलर जो स्पीड है उसका कोई लेना देना लीनियर वेलोसिटी से नहीं है। समझ पा रहे हैं यहां तक? नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली अगर हम नहीं मूव कराएं, कुछ अलग एंगल यानी 90 डिग्री एंगल बना करके मूव नहीं कराएं, 60 डिग्री पे मूव कराएं, 45 डिग्री पे मूव कराएं, 30 डिग्री पे मूव कराएं, तब क्या होगा। ठीक है, तो इस चीज को समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसको क्लियरली समझिए। ये एक्स एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और हम चार्ज को जो मूव करा रहे हैं, जो चार्ज को हम मूव करा रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में मूव नहीं करा रहे हैं, इस डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं। और इस डायरेक्शन में जो चार्ज Q है उसका स्पीड है v। तो और मान लो ये हॉरिजॉन्टल के साथ अगर एंगल बना रहा है थीटा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, ये जो VH यहाँ पे लिख रहा है ये आपका VH है, और इसका कंपोनेंट VH जो होगा वो V cos थीटा के बराबर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? और अगर इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालें V परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा V sin थीटा। क्लियर है यहाँ तक? और ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इसका वेलोसिटी है वो इस चार्ज को क्या करेगा, सर्कुलर पाथ पे मूव कराएगा। क्या करेगा? और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी आ रहा है वो इसको धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ाएगा। तो अगर कोई भी चीज ऐसे मूव करते हुए सर्कुलर पाथ पे ऊपर की तरफ जाए तो इसी को क्या बोलते हैं, हेलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी ये स्प्रिंग के जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, हेलिकल। और दो हेलिक्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना उसको पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। यानी दो हेलिकल फॉर्म के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? तो बेसिकली यहाँ पे पिच का क्या लेंथ होगा ये निकालने के लिए आता है। समझ पा रहे हैं? तो चलिए सबसे पहले ये बताइए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो कि इस डायरेक्शन में, मान लो कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हम चार्ज को Q चार्ज को v स्पीड से परपेंडिकुलरली अगर मूव कराएं तो ये यहीं पे चार्ज सर्कुलर पाथ में मूव करते रहेगा, आगे कभी नहीं बढ़ेगा।
क्योंकि इसमें सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, इसीलिए इसको आगे ले जाने का कोई काम नहीं कर रहा है। समझ पा रहे हैं? लेकिन अगर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और यहाँ से हम कोई चार्ज को मान लो इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी से मूव कराते हैं, तो इसके स्पीड का, इसके वेलोसिटी का दो हिस्सा मिलेगा। एक मिलेगा इस हॉरिजॉन्टल में जो कहलाएगा v cos थीटा, और एक मिलेगा वर्टिकल में जो कहलाएगा v sin थीटा। समझ पा रहे हैं? v sin थीटा वेलोसिटी के कारण ये क्या होगा, इस तरीके का सर्कुलर पाथ में घूमेगा, और v cos थीटा के कारण आगे बढ़ेगा, जिसके कारण ये एक हेलिकल का फॉर्मेशन करेगा। समझ पा रहे हैं? और अगर ये हेलिकल का फॉर्मेशन करेगा तो दो हेलिक्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। और अभी जस्ट पहले हम देख चुके हैं कि कोई भी चार्ज अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसका जो एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा, वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। और ओमेगा किसके बराबर होता है? ओमेगा होता है क्यूबी बाय एम के बराबर होता है। समझ पा रहे हैं? और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है बताइए जल्दी, 2 पाई बाय टी होता है। तो 2 पाई बाय टी जो होगा वो भी क्यूबी बाय एम के बराबर होगा। अगर टी बाय 2 पाई लिखेंगे तो ये एम बाय क्यूबी हो जाएगा, और सिर्फ टाइम निकालेंगे तो 2 पाई एम बाय क्यूबी हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो यहां से टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकल जाता है। टाइम पीरियड किसको बोला जा रहा है? टाइम पीरियड मान लो कि ये चार्ज यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से चल करके ऐसे घूम करके फिर यहां जब पहुंच रहा है तब जाकर के जो टाइम ले रहा है उसको 1 टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है? और जब तक ये चार्ज यहां से घूम करके यहां पहुंचेगा उतना देर तक ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चार्ज को आगे बढ़ाएगा। समझ पा रहे हैं? तो उतना देर में ये जो डिस्टेंस कवर होगा वही क्या कहलाएगा, पिच कहलाएगा। तो पिच निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पिच निकालने का जो फॉर्मूला होगा, पिच निकालने का जो फॉर्मूला होगा P इक्वल टू वो T इंटू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के T इंटू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी करने से मिल जाएगा। क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बताइए? डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम होता है। अगर डिस्टेंस निकालना है तो आप उसको स्पीड और टाइम से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है? तो ये इस डायरेक्शन में किस स्पीड से जा रहा है? VH स्पीड से। और यहां तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा है? 1 लूप कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, और वो कैपिटल T के बराबर लगा है। तो P इक्वल टू यानी पिच का जो वैल्यू होगा T किसके बराबर है? T है 2 पाई m बाय क्यूबी, और VH किसके बराबर होगा? V cos थीटा के बराबर होगा। तो पिच का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा 2 पाई m बाय क्यूबी, 2 पाई m v बाय क्यूबी cos थीटा, और ये हो जाएगा पिच निकालने का फॉर्मूला। ठीक है? ये क्या हो जाएगा? पिच निकालने का फॉर्मूला। यहाँ पे पिच का फॉर्मूला लिखा है बुक में, तो ये क्या लिख दिया है? पिच इक्वल टू 2 पाई m VH यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी बाय क्यूबी। अगर आप VH को आप क्या लिख सकते हैं? 2 पाई m VH को हम v cos थीटा बाय क्यूबी भी लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं यहां तक? कोई दिक्कत क्या? तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, मतलब ये हमारा पीएच जो पिच है उसको निकालने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है? तो यहां तक समझ पा रहे हैं? इसको रिवीजन कीजिएगा, एनसीईआरटी निकाल के बैठिएगा बुक को और उसको लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। जितने अच्छे से आप समझेंगे इसका फॉर्मूला, इसका टॉपिक आसानी से याद रहेगा, फिर उतना ही आसान होगा न्यूमेरिकल बनाना। ठीक है? तो आज के वीडियो में यहीं तक।